इजी मैथ 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से हम इस बात का भी आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है और हमें आगामी परीक्षा के लिए कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, इससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। जो लोग पिछले प्रैक्टिस सेट्स को अभी तक नहीं सीन किए हैं वो उसको जाके प्लेलिस्ट में सीन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे इस नए प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या x थी। अब बताइए, और हर वर्ष कितना 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है, 100% होती है। तो अगर 5% की वृद्धि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 105%। तो इसको हमने कर लिया कितना, 105%। ये किस वर्ष की हो गई, ये 1 वर्ष में वृद्धि हो गई। कितने वर्ष वृद्धि हो रहा है, 2 वर्ष। तो ये 1 वर्ष का हो गया। अगले वर्ष में क्या हो जाएगा, अब इसका ना बढ़ेगा तो इसका हमें 105% कर ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल 2 वर्ष बाद जनसंख्या, यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 40, 4, 44 और 10। क्लियर। इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 21 बार और 5 20 बार, और उसी प्रकार से 5 21 बार और 5 20 बार। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 21 21 मतलब 441, ये यहाँ आ गया 10, और ये 20 और 20 का गुणा करेंगे, ये आएगा 400 और 1 0 पहले से है, तो ये हो जाएगा 4000। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 रुपये है। 7 तकनीकी श्रमिक जो हैं उनका औसत वेतन कितना है, 12000, और शेष का औसत वेतन कितना है, 6000। तो कारखाने में कुल श्रमिक कितने हैं। तो कारखाने के अगर कुल श्रमिकों की संख्या पूछ रहा है तो देखिए 7 तकनीकी श्रमिक हैं और शेष जो हैं वो नॉर्मल श्रमिक हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल श्रमिक हैं वो कितने हैं, 7 + x, क्योंकि 7 तकनीकी श्रमिक हैं और x जो है नॉर्मल श्रमिक हैं। अब इस प्रकार से जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर इस टोटल का औसत कह रहा है कितना है, 8000 है, तो इसका अगर टोटल ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, गुणे 8000, ये टोटल वेतन हो जाएगा। अब उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि 7 तकनीकी श्रमिकों का औसत 12000 है, यानी कि 7 श्रमिकों का टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 7 × 12000। अगले स्टेप में कह रहा शेष हमने मान लिया कितना, x, क्योंकि 7 ये हो गया और x नॉर्मल श्रमिक हो गए, तो x का कितना है, 6000। क्लियर। अब आप बताइए 7 श्रमिकों का वेतन और प्लस x श्रमिकों का वेतन मिला करके टोटल 7 + x श्रमिकों के वेतन के बराबर होगा कि नहीं। अगर होगा तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 84,000 प्लस 6000 x, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 56,000 और फिर प्लस 8000 x। क्लियर। अब बताइए 6000 x और 8000 x मिलके यहाँ क्या बचेगा, 2000 x। 84,000 और 56,000 माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा कितना, 28,000। तो ये हो जाएगा 3 0 यहाँ से कैंसिल, 3 0 यहाँ से कैंसिल, x की वैल्यू कितनी हो गई, 14। अगर x की वैल्यू 14 हो गई तो हमारे जो टोटल श्रमिक है कितना है, 7 + x, यानी कि 7 प्लस कितना, 14, और ये हो गया टोटल 21। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि समखंडभुज है, रेगुलर हेक्सागोन है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, जिसकी भुजा क्या है, a है। अब आप सिंपली हमको बताइए, रेगुलर हेक्सागन ऐसे ही तो होता है। अब इसमें हम ज्ञात कर लें कि इस रेगुलर हेक्सागन में कितने
ट्रायंगल होंगे, तो सबको ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये इतने ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और ये कितना हो गया, 6 ट्रायंगल हो गया। और इसमें चूंकि क्या है कि ये रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है कि ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। और चूंकि 6 त्रिभुज बन रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, ×6। तो ये टोटल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4, इधर आ गया ये 3 और √3/2 का ए स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन में ऐसा कुछ दे नहीं रहा है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका परिमेयीकरण कर लेंगे हम। तो इसका जो परिमेयीकरण होता है वो क्या होता है, ये अगर √3 यहाँ पे है तो उसी √3 से क्या होता है, ऊपर और नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा, और यहाँ पे ए स्क्वायर पहले से है ही। अब आप बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप, √3 और √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 × 3 9 हो गया ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 2, और रूट कितना है 3 है, और गुणे ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 9/2 √3 ए स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी है, 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। क्लियर। नेक्स्ट दे रहा है कि परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ है किंतु परिवार की औसत आयु भी उतनी ही है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितना है, 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी ना, तो अगर वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, 17, यानी कि 17 × 5 सदस्य हैं तो कितना हो गया, 85। अब वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में पांचों सदस्य 3-3 साल बढ़ गए होंगे, तो यानी कि 3 × 5 = 15, तो 85 और प्लस 15 का मतलब कितना हो गया, 100 वर्ष हो गया। इसी बीच क्या हुआ है कि एक बच्चे का जन्म भी हो गया है। अब जब एक बच्चे का जन्म हो गया है तब कह रहा है कि परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि अब पहले मेंबर कितने थे, 5, अब मेंबर कितने हो गए हैं, 6, तब भी औसत कितना है, और कह रहा है कि औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब अब भी ये कितना है, 17 ही औसत आयु है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102, यानी कि वर्तमान समय में जो 5 लोगों की आयु थी वो 100 थी, और वर्तमान समय में जो 6 लोगों की आयु है वो कितनी है, 102 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो बच्चे की आयु होगी, यानी कि इसी बीच में कहीं पे 2 वर्ष का एक बच्चा है, मतलब 2 वर्ष पहले बच्चा पैदा हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि किसी आयताकार समांतर खटफलक, जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, जिसका जो आयाम का योगफल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर है, और उसके विकर्ण जो डायगोनल्स हैं उनकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि समांतर खटफलक, समांतर खटफलक का मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए घनाभ। क्या समझ लीजिए, घनाभ। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाएंगे। खटफलक का मतलब 6 फलक, और समांतर है, और फिर क्या है, आयताकार है, तो घनाभ हो जाएगा। अगर वर्गाकार होता तो घन हो जाता। तो अब सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, कह रहा है कि इनके आयामों का योग कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, 24 आइएगा। अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि विकर्ण इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स की लंबाई कितना है, 15। डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण का, L² + B² + H² का जो रूट होता है यही होता है डायगोनल, ये 15 दिया हुआ है। अगले स्टेप में आपसे पूछ क्या रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या, ये एक पृष्ठ है लंबाई और ऊंचाई वाला, ये एक पृष्ठ है चौड़ाई और ऊंचाई वाला, ये एक पृष्ठ है इसके ऊपर का या इसके नीचे का, ये चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई वाला है। तो इसी के सब के नीचे एक पृष्ठ, इसके पीछे एक पृष्ठ, इसके पीछे एक पृष्ठ, तो ये हो जाता है 2 बार लंबाई चौड़ाई और 2 बार चौड़ाई ऊंचाई, और ये 2 बार ऊंचाई और लंबाई। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं साइड में। अब आप हमको बताइए कि अगर इस वाले का हम
स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये इधर हो जाएगा एल प्लस बी प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 बार एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बताइए, सिंपल सा, आपका सब कुछ पता है आपको, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। बताइए एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी दी गई है, 24। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका इधर वर्गमूल है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो ये 15 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 15 का ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो आपको फाइंड करना है। तो ये आपका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। अब बताइए इसको सॉल्व करिएगा, 24 का स्क्वायर कितना आएगा, ये हो जाएगा 576। और नेक्स्ट स्टेप में जब करेंगे हम 15 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 225, और हमको फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। अब बताइए 576 इधर और 225 इधर, इधर से 576 में से 225 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 351। यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा 351 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से क्या है, 2 गुनी है। यदि 15% लाभ प्राप्त करना है तो कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी। तो मान लिया इसकी जो लागत कीमत है ये कुछ है, तो इसकी अंकित कीमत कितनी हो जाएगी, इसके लागत कीमत की क्या है, 2 गुनी है। क्लियर। अब अगले स्टेप में जो कह रहा है कि यदि 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। तो बताइए लाभ किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, x है, x का कितना लाभ लेना है, टोटल अपने आप का 100% होता ही है, हमको क्या करना है 15% का लाभ लेना है। तो ये अपने आप का 100% होता है, 15% का लाभ दिलाएंगे तो ये हो जाएगा 115%। अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि तो कितने प्रतिशत का छूट देना होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये पूरे जो आपका मार्क प्राइस है इस पर कितने प्रतिशत के छूट के बराबर होगा। मान लिया हमने D% का क्या किया, D% में इसको बेच दिया। अब बताइए इसको सॉल्व कर लीजिए तो x यहाँ से कैंसिल हो गया और उसके बाद ये 100 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया 115 और बटे 2 बराबर ये D% हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 115 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 1 11 और 2 सते 14, 1 15, 2 पंचे 10, यानी कि 57.5% पे इसको बेचना होगा। तो अगर 57.5% पे बेचना होगा तो टोटल कितना है 100%। तो 100% में से 57.5% क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 42.5%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 2 पाइप का और खा किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में क्या कर रहे हैं, भर सकते हैं। एक अन्य पाइप गा आ जाता है, टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। पहले का और खा को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात गा को भी, यहाँ पे गा लिखा है, गा को भी क्या किया है, खोल दिया जाता है। तो टंकी कितने मिनट में भरेगी बताइए। टोटल हमने मान लिया कि टंकी कितने मिनट में भरेगी, x मिनट में। तो खोल दिया हमने पहली वाली टंकी को जो 36 मिनट में भर रही है, फिर दूसरी टंकी को भी हम x मिनट ही चला देते हैं, वो भी कितने मिनट भरेगी, 45 मिनट। तो ये हो जाएगा 45। अगले स्टेप में कह रहा है कि अगला जो पाइप गा है ये क्या है, 30 मिनट में खाली कर देता है, यानी कि ये क्या करेगा, भरेगा नहीं बल्कि खाली करेगा। तो माइनस में ये कितनी देर चलेगा, ये टोटल हम x मिनट खोलेंगे, लेकिन कह रहा है कि 7 मिनट पश्चात उसको खोला जाता है। तो x मिनट में से हम क्या करेंगे, 7 मिनट कम इसको खोलेंगे क्योंकि ये 7 मिनट बाद खोला जा रहा है, और ये बटे 30 हो जाएगा। अब हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 बताइए, और 36 कितनी बार, 5 बार। तो ये हो गया हमारा 5x। अगले स्टेप में 45 कितनी बार, 4 बार। तो ये हो गया 4x माइनस 30 कितनी बार, 6 बार। तो ये हो गया 6x, और ये माइनस जब ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा कितना, 7 छक 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 5 और 4 9, 9 में से 6 गया कितना 3x, और ये बराबर इधर 180 है और उधर कितना हो जाएगा 180 इधर जाके हो जाएगा, और प्लस ये जो 42 था इधर जाके -42 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा कितना 138, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 और 3 छक 18, x का मतलब कितना आ गया 46 मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या 46 मिनट। 46 मिनट में हमारी टंकी पूरी भर जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है 1440 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जो है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग जानते हैं कितना होता है n-2 इंटू 180। क्या होता है योग कितना होता है n-2 इंटू 180 कितना होता है n-2 इंटू 180। कैसे टोटल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 ही तो होता है। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं 3 भुजाएं, इसमें से 2 हमने कम कर दिया। अब ये फार्मूला बन गया, अगर यहाँ त्रिभुज है तो 3 भुजा, चतुर्भुज है तो 4 भुजा, पंचभुज है तो 5 भुजा, खटभुज है तो 6 भुजा। इसी प्रकार से अगर n भुजाएं हैं तो n-2 गुणे 180 ये इसका योग हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको अप्लाई कर लिया। अब योग चूंकि दिया हुआ है कितना 1440, और हमको ज्ञात क्या करना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या यानी कि n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा कितना 180 n माइनस 180 और 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 360। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 180 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1440 और 360 ये ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 14 और 3 17 और 1 1800 टोटल हो जाएगा बराबर 180 n। बड़ा सिंपल सा हो गया 180 180 इससे कैंसिल हो गया, बचा यहाँ कितना 10। तो सही आंसर हमारा हो गया कितनी भुजाएं होंगी 10 भुजाएं, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि x इक्वल टू p प्लस 1/p, y इक्वल टू p माइनस 1/p, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4 की वैल्यू। तो इसको क्या ले सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या इसी को होल स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बताइए x का स्क्वायर करेंगे तो p प्लस 1/p का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए। ये हो जाएगा p प्लस 1/p का होल स्क्वायर, और फिर माइनस वाई की जगह क्या है p माइनस 1/p का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फार्मूले से ओपन हो रहा है प्लस 2 इंटू a इंटू b ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे तो p माइनस 1/p का होल स्क्वायर करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा p का स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर होता है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 1/p स्क्वायर। अगले स्टेप में माइनस 2pq होता है 2ab होता है, तो ये माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर से कैंसिल 1/p स्क्वायर से कैंसिल, और इधर बचा 2 और ये p कैंसिल, यहाँ p कैंसिल, यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 2 मिला के कितना हो गया प्लस 4। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिकोण की तीनों मध्यिकाएं एक समान हो तो वह त्रिकोण क्या कहलाएगा। अरे मेरे भाई त्रिकोण है, तीनों इसकी मध्यिकाएं क्या है समान है। तो मध्यिकाएं कब समान होंगी जब इसकी भुजाएं भी समान होंगी, और भुजाएं अगर समान है तो ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है समभुज, इसको भी कह सकते हैं क्योंकि ये 3 ही भुजाएं हैं तो ये समभुज हो जाएगा। समकोण हो नहीं सकता, समद्विबाहु नहीं होगा, अधिक कोण भी नहीं होगा। अगले स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है HCF और LCM ये दिया हुआ है 44 और 264। यदि पहली संख्या कितनी है 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। HCF LCM आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा प्ले लिस्ट में जा करके। बताइए इसमें अगर HCF दिया हुआ है कितना दिया हुआ है बताइए। HCF कितना दिया हुआ है 44, और हमने बताया कि कोई भी संख्या जो होती है वो
एग्जैक्ट अपने आप की नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, मल्टीपल में होती है HCF के। अगर कोई भी संख्या, अगर इसमें से कोई संख्या है तो वो क्या होगी, HCF के मल्टीपल में होगी। तो पहली संख्या हमारी 44x, दूसरी संख्या क्या होगी 44y। और ये मल्टीपल में क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि HCF से कोई भी संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाती है। अब बताइए, कह रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है 44, यानी कि पहली संख्या हमारी कितनी है 44x है। तो इस 44x को अगर हम 2 से भाग दें तो कह रहा है कि 44 ही आता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 2। अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो हमारी पहली संख्या कितनी हो गई 44 दूना 88 हो गई। क्लियर, पहली संख्या 88 हो गई। HCF हमारा दिया हुआ है 44, LCM दिया हुआ है 264। तो हमसे पूछ क्या रहा है दूसरी संख्या। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो सॉल्व कर लीजिए। आपको पहली संख्या दी गई है कितना 44 दूना 88, और दूसरी संख्या ही तो आपको ज्ञात करना है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या HCF और LCM यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ ये हो जाएगा 44 और गुणे कितना 264। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 44 2 बार, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 1 3 2 132। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद का मतलब ए दिया हुआ है कितना 22। अगले स्टेप में क्या दे रहा है कि अंतिम पद कितना है -11। अंतिम पद का मतलब एल का मतलब -11 दिया हुआ है। कह रहा है यदि श्रेणी का योगफल है, योगफल का मतलब SN पदों का योगफल कितना दिया हुआ है 66। कह रहा तो अनुक्रम में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसके माध्यम से हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। SN बराबर क्या होता है, मतलब कि पदों का योग बराबर क्या होता है n/2 के साथ क्या होता है a+l। अब इसी में क्या करिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। SN दिया हुआ है कितना 66, तो लिख लिया यहाँ पे 66। N का मतलब यही तो हमको ज्ञात करना है मेरे भाई, और A का मतलब कितना दिया हुआ है 22, प्लस L का मतलब कितना दिया हुआ है 11। तो -11 है तो माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -11 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, इधर ये 66 है ही, अगले स्टेप में ये क्या है n/2, और 22 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 कितनी बार 6 बार, और 6 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 12। यही तो क्या है हमारी संख्या है पदों की, तो कितनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि थीटा क्या है धनात्मक न्यून कोण है, तो हमसे पूछ रहा है कि और ये 4cos² थीटा माइनस 4cos थीटा प्लस 1 = 0 हो तो tan थीटा माइनस 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बताइए, ये जो 4cos² थीटा माइनस 4cos थीटा प्लस 1 दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2cos थीटा और -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, = ये 0 दिया ही हुआ है। क्लियर, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 2cos थीटा और -1 = 0। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2cos थीटा कितना 1, और cos थीटा कितना हो गया मेरे भाई 1/2। और यहां से अगर ये cos थीटा 1/2 हो गया, तो आप हमको बता दीजिए कि थीटा कितना हो कि ये 1/2 हो। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई है तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, tan थीटा माइनस 15 डिग्री की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है। तो बताइए ये tan और थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 60 - 15, 60 में से 15 हमने घटा लिया, तो हमारा ये आ गया tan कितने की वैल्यू 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सिंपल सा कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक बराबर संख्या में पंक्तियों और स्तंभों में रखना चाहता है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1369 है तो अंतिम पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। तो सिंपल सा, अगर इस
प्रकार की स्थिति बन रही है कि जैसे मान लीजिए 3 रो 3 कॉलम है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये एक दूसरे का क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। जितने रो होंगे जितने कॉलम होंगे उसका वर्ग ही टोटल होगा ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9। यानी कि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये वर्ग में है, तो इसका क्या हमको ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट। तो 1369 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। 1369 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 37। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या करिए, इसका स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड कर लीजिए। ये 1369 दिया हुआ है, इसका जोड़ा बना लीजिए। तो ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा कि इसका स्क्वायर हो जाए, 4 चौक 16 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ये 3 त्रिक का कितना हो गया 9, और 9 में से 13 में से 9 जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, और ये 4 और 6 और ये 69, और 3 और 3 यहाँ से जोड़ा हमने, कितना हो गया 9। और इसको कितनी बार ले जाएं कि ये 469 आ जाए। तो बताइए कितनी बार इसका स्क्वायर करें। तो एक अंक यहाँ से पहले से छूटा हुआ है, एक अंक यहाँ से हमने छोड़ दिया। 9 का पहाड़ा 46 में कितनी बार जाएगा, 9 पचे 45, तो कितनी बार हुआ 5 बार। नहीं, ये 3 और 3 मिलके कितना होगा 6 होगा, सॉरी। तो 6 का पहाड़ा 46 में कितनी बार जाएगा, 6 7 42 6 8 48, तो 8 बार नहीं जाएगा बल्कि 7 बार जाएगा। तो 7 बार लेके ट्राई कर लेते हैं। तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, और 7 6 42 और 4 46 के 6 हासिल, और टोटल हो गया 46। तो ये 37 बार गया और टोटल आंसर आपका आ गया ये 0। तो ये सही आंसर हो जाएगा कितना 1369। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग क्या किया, अपनी विधवा पत्नी को दे दिया। शेष पत्नी के नाम छोड़ा, और शेष संपत्ति का क्या किया, 3/5 भाग क्या किया, अपनी पुत्री के नाम छोड़ दिया। और शेष संपत्ति किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया। कह रहा है कि यदि पुत्र को 6400 रुपए मिले हों तो राम की मूल संपत्ति कितनी थी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप जा करके हमारा परसेंटेज वाला प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एकदम सिंपल सा इन सब तरीके को, इन जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब एकदम सिंपल सा आप सॉल्व कर पाएंगे। बताइए, अगर हम मान लेते हैं कि राम की जो मूल संपत्ति थी वो कितनी थी, x रुपए थी। सिंपल। अब बताइए, कह रहा है कि अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग किसको दे दिया, अपनी विधवा पत्नी का। और यहाँ पे शेष की बात कर रहा है। तो अगर 1/3 भाग विधवा पत्नी को दिया तो बचा कितना इसके पास, 2/3 भाग इसके पास अब भी बचा हुआ है। अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि ये जो शेष संपत्ति इतनी बची हुई है, इस संपत्ति का 3/5 भाग किसको दे दिया, अपनी पुत्री को। तो अगर इसका 3/5 भाग अपनी पुत्री को दे दिया तो बचा कितना उसके पास, 2/5 भाग। तो ये अब शेष बचा है इसके पास। अब कह रहा है कि ये जो शेष संपत्ति है इसको किसको दे दिया, इसने अपने पुत्र को दे दिया। किसको दे दिया, पुत्र को। ये वाली संपत्ति किसको दे दिया, पुत्र को। और कह रहा है कि पुत्र को इतना रुपए मिला भी, यानी कि ये जो वैल्यू दे रही है पुत्र को, ये 6400 रुपए है। यानी कि इस इतने की वैल्यू कितनी है, 6400 रुपए है। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बताइए, सिंपल सा ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, और 4 कितनी बार, 16 बार, और 3 पचे 15, और 15 गुणे 16 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 छक्का 90, और 9 आया, 15 के 15 और 9 24, ये हो गया इतना 24,000। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जैसे ही बेल आइकन दबाएंगे और फिर जैसे ही हम क्लास अपलोड करेंगे तत्काल आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे, और सारे एग्ज़ाम्स को आप क्लियर करते रहिए। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।